हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पावर ट्रांसमिशन सिस्टम देखेंगे, चैप्टर 2। इससे पहले आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसमें जो मैं नोट्स लिखवाता हूँ, नोट्स से वीडियो बताता हूँ, वो नोट्स को आप लोग कॉपी में लिख लोगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओवरहेड लाइन एंड केबल। जैसा कि ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, तो इसमें जो लिखा हुआ है कि ए ट्रांसमिशन लाइन हैज़ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल लेंथ ऑफ द लाइन। We can define resistance, inductance and capacitance for per unit length। मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ट्रांसमिशन लाइन में आप लोग को रेजिस्टेंस मिलेगा, इंडक्टेंस मिलेगा और कैपेसिटेंस मिलेगा, ठीक है। और जो भी है, ठीक है, ये तीनों चीज़ सब आप लोग का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मीन्स पूरे ट्रांसमिशन लाइन में सब में थोड़ा थोड़ा इक्वल मात्रा में होगा, ठीक है। और हम लोग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को पर यूनिट लेंथ के हिसाब से डिफाइन करेंगे। तो आइए डिफ़ाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन करते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इट इज़ द अपोजिशन ऑफ द लाइन कंडक्टर टू करंट फ्लो। मीन्स ये क्या हो गया, लाइन कंडक्टर का को अपोजिशन करेगा, मीन्स लाइन कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है, ठीक है, उसको अपोज करने का काम करेगा, ठीक है। मीन्स रेजिस्टेंस तो आपको पता होगा, रेजिस्टेंस एक ऐसा डिवाइस होता है या सब्सटेंस एलिमेंट होता है जो कि क्या कहता है, करंट को फ्लो होने के रोकता है। तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, ये लाइन कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है उसको ये अपोज करता है, ठीक है। तो द रेजिस्टेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द वॉल लेंथ ऑफ द लाइन। तो रेजिस्टेंस जो होता है पूरे हमारे ट्रांसमिशन लाइन, जितना बड़ा ट्रांसमिशन लाइन है, सब में थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस आप लोग का डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, तो ये आप लोग का डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम में लोड है, तो यहाँ पे आप लोग का रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ, तो आप यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकाल के भी लोड से के साथ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आर हो गया, आर स्मॉल आर, वो आप लोग का क्या है, स्मॉल आर जो आप लोग को दिख रहा है, स्मॉल आर क्या है, वो आप लोग का होगा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ के हिसाब से। और एल आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर आपको पूरे तार के लिए जो रेजिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए आपका एक फार्मूला बनता है, आर गुना एल, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपको क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अब इंडक्टेंस के बारे में बताता हूँ और कैपेसिटेंस के बारे में भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूँ, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों क्या है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, ठीक है। अब एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस मतलब वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो जी हाँ, इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस जो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, जबकि कैपेसिटेंस जो होता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, ठीक है। कैपेसिटेंस भी एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टेंस भी फॉर्म एनर्जी को स्टोर करता है, पर दोनों में डिफरेंस आप लोगों का यह है कि इंडक्टेंस जो एनर्जी को स्टोर करता है तो इन द फॉर्म ऑफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जब ये फॉर्म करता है, ये चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है कैपेसिटेंस आप लोग का। तो मैं इंडक्टेंस को बताता हूँ। जब कोई तार में अल्टरनेटिव करंट यानी एसी करंट फ्लो होती है तो क्या होता है, वहाँ पे एक चेंजिंग फ्लक्स का सेटअप हो जाता है जो कि कंडक्टर के साथ लिंक करती है। और यही लिंकेज फ्लक्स क्या करता है, कंडक्टर में इंडक्टेंस को पॉजेस करता है, मीन्स इंडक्टेंस हो जाता है उसी के कारण, और जिसके कारण हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टिव इफेक्ट आप लोग को देखने को मिलता है। तो वही आपको लोग का यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन एन अल्टरनेटिव करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ए चेंजिंग फ्लक्स इज सेट अप विच लिंक द कंडक्टर। Due to this flux linkage, the conductor possesses inductance. This inductive effect to the transmission line। तो आप इसका भी डायग्राम देखोगे तो इसका भी डायग्राम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में सेम है। आपको बस इंडक्टेंस का क्या हो गया, वैल्यू थोड़ा आधा हो जाता है, ठीक है। यानी ये देखिए, ये L/2 हो जाता है और यहाँ पे टोटल आर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हो जाएगा। तो हम लोग का ये क्या है, आप लोग का एल्डेस क्या हो गया, इंडक्टेंस हो गया आप लोग के कंडक्टर के लिए पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, ठीक है। और जबकि एल हो गया आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और अगर आपको पूरे तार के लिए जो इंडक्टेंस चाहिए तो वो क्या होगा, एल्डेस गुना स्मॉल एल। अब आता है कैपेसिटेंस। तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, कम से कम आप लोग देखोगे 2 कंडक्टर होता है, ठीक है, जो कि पैरेलली रन करता है। और ये 2 पैरेलल कंडक्टर क्या करता है,
दोनों के बीच में कैपेसिटर इफेक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, और इस कैपेसिटेंस इफेक्ट को आप लोग हटा भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि अगर ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ हम लोग 50 किलोमीटर से ज़्यादा बढ़ाएंगे तब भी आप लोग इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर उससे कम होगा तब इसमें आप हटा सकते हो। तो वही आपको यहाँ लिखा हुआ, ट्रांसमिशन लाइन हैज़ एटलीस्ट 2 कंडक्टर विच रन पैरेलली, दिस 2 पैरेलल कंडक्टर फ्रॉम पैरेलल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इफेक्ट कैन नॉट बी नेगलेक्टेड इफ लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज मोर देन 550 किलोमीटर। अगर 50 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा तार है तो आप लोग इसको हटा भी नहीं सकते। तो इसमें आप देख सकते हो कैपेसिटेंस आपका पैरेलल कनेक्ट होता है, इसलिए हमने पैरेलल कनेक्ट किया, और 2 कैपेसिटेंस होगा तो C/2, ठीक है। C आप लोग का होता है कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, L होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर पूरे तार के लिए आप लोग देखोगे कैपेसिटेंस तो होता है C = C × L, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने अगले टॉपिक पे। तो ये है ट्रांसमिशन लाइन इक्विवेलेंट सर्किट। तो ट्रांसमिशन लाइन इक्विवेलेंट सर्किट में आप लोग को कैपेसिटेंस दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको कैपेसिटेंस दिख रहा हो, 2 कैपेसिटेंस, 2 इंडक्टर और 2 रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जब टोटल इक्विवेलेंट करोगे तो 1 रेजिस्टेंस हो जाएगा, 1 इंडक्टेंस हो जाएगा, 1 कैपेसिटेंस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है इन केस ऑफ केबल हैवी इंसुलेशन इज प्रोवाइडेड टू द कंडक्टर, देयरफॉर द केबल कैन बी रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस विच कैन बी डिटरमाइन एज गिवन वैल्यू। तो केबल में आप लोग का रेजिस्टेंस होगा और कैपेसिटेंस होगा, जिसे आप निकाल सकते हो। तो देखिए मैं कैसे निकालूंगा। तो आप लोग स्टेप फॉलो करना है। ये रो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेशन, ठीक है, और एल होता है लेंथ ऑफ द केबल, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग dx जो हो गया स्मॉल वाइड हॉलो सिलेंड्रिकल है, आप लोग का dx क्या है, स्मॉल वाइड हॉलो सिलेंड्रिकल है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो हम लोग का 2πxl होगा, ठीक है, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिप यानी dx होगा। और मैं आगे आता हूँ, अगर आप रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करोगे स्ट्रिप के लिए तो क्या होगा, रो गुना dx/2πxl। और फिर आपको ये करना क्या है, आपको पूरे को डिफरेंशिएट कर दोगे R1 से R2 तक। तो आप डिफरेंशिएट करोगे, इसे डिफरेंशिएट करने के बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ये देखिए हमने डिफरेंशिएट किया तो रो 2πl कांस्टेंट हो गया तो वो बाहर आ जाएगा, और फिर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा। अब मैं आता हूँ केबल, कैपेसिटेंस ऑफ द केबल। तो कैपेसिटेंस ऑफ द केबल उसे आपको मेज़र करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो आप देखोगे रेजिस्टेंस, ठीक है, तार का रेजिस्टेंस कितना है जिसको हमने R से डिनोट किया, ठीक है। और एक होता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस जिसको हमने स्मॉल r से डिनोट किया, ठीक है। एक होता है हम लोग का लेंथ ऑफ द केबल जिसको L से डिनोट किया, एक होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक होता है हम लोग का कैपेसिटेंस केबल के लिए। अगर आप सरफेस एरिया की बात करोगे तो सरफेस एरिया जो आप लोग का होता है वो होता है 2πxl, और इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करोगे तो ये होता है E = Q/E यानी 2πxl, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, चार्जेस, कंडक्टर के चार्जेस के कारण। और इसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा, वो E × dx, और ये आप लोग का ये फार्मूला, ठीक है। अगर टोटल पोटेंशियल चाहिए आप लोग को आउटर सरफेस के लिए तो आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आप लोग का टोटल भी आप लोग को यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख भी सकते हो। तो वोल्टेज का जो ये होगा V, तो यहाँ से V जो होगा वो कितना के बराबर होगा, तो वो जो होगा तो आप देख सकते हो Q 2πEL और ln R/, मतलब बिग कैपिटल R बाई स्मॉल r। और Q का आपको फार्मूला पता है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या होता है वो CV के बराबर होता है, और कूलम यानी C कैपेसिटेंस Q/V के बराबर होता है। तो आप फार्मूला पुट करोगे तो आपको ये फाइनल मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। और अब मैं आता हूँ सैग और टेंशन, ठीक है। सैग और टेंशन क्या होता है, तो आप लोग का सैग जो होता है वो रेलवे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सैग और टेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आप लोग के एग्ज़ाम में आते हैं। तो सैग वो होता है, मीन्स अगर आप देखोगे कोई भी लंबा तार पास हो रहा है, ठीक है, तार के बीच में हल्का सा झूलन हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ ये मान लीजिए ये एक पोल है, ये एक पोल है, तो यहाँ से तार पास हुई, तार जो होता है वो सीधा नहीं पास होता, वो ऐसे पार होता है, ठीक है, हल्का झूल जाता है तार, तो उसी को हम लोग सैग बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक पोल है, ऐसे करके एक पोल है, ये भी एक पोल है,
तो यहाँ से तार पार हो रही है, वो ऐसा हो जाता है। और कई सीज़न में देखिएगा आप एकदम सीधा रहता है, कई सीज़न में ऐसे झूल जाता है, तो इसी को आप लोग सैग बोलते हैं हम लोग। तो सैग के लिए जो हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे वो होता है एल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एस होता है सैग ऑफ द कंडक्टर, डब्ल्यू होता है वेट पर यूनिट लेंथ, टी होता है टेंशन ऑफ द कंडक्टर। तो सैग का फार्मूला निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले हम लोग एक कंडक्टर लेंगे, जैसा कि हमने एक कंडक्टर लिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा L/2 और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा L/2, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग का C है, ये O है, ये P है और ये B है, ठीक है। हम लोग O से P तक लेंगे, ठीक है, जिसका डिस्टेंस मान लेना हम लोग ने x मान लिया है। तो क्या होगा, यहाँ से O से P का क्या क्या हो जाएगा, वेट जो होगा OP, तो OP का वेट क्या होगा, और यहाँ डिस्टेंस हो गया x, ठीक है, और वेट देखेंगे OP के लिए WOP। अब हम लोग देखेंगे मूवमेंट ड्यू टू टेंशन, ठीक है। टेंशन के कारण जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा TY, ठीक है, TY मान लेते हैं मूवमेंट हुआ, ठीक है। और मूवमेंट ड्यू टू वेट के कारण जो मूवमेंट हुआ वो क्या होगा WOP x/2 होगा। तो अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो ये क्या होगा WOP x/2 के बराबर होगा, और ये WOP टेंशन के कारण 2y x/2y, ठीक है। ये G नहीं है, ये y है। अब मैं आगे आऊँगा, x का वैल्यू कितना है L/2 हमने मानेंगे, और y का वैल्यू हम लोग s के बराबर मानेंगे। तो टेंशन का जो फार्मूला होता है वो WX गुना x होता है और बटे 2y, तो ऊपर हो जाएगा WX² बटे 2y। और हमने बताया था हम x का वैल्यू क्या पुट करेंगे L/2 और y का s। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपको टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और यही आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला हो जाता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आप लोग का इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए आप लोग, है ना, अपना ओवरहेड लाइन और केबल के लिए, तो आप इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में लिखोगे, और सैग टेंशन आएगा तो इसके बारे में लिखोगे। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्किन इफेक्ट के बारे में देखेंगे, कोरोना इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, इस तरह के इफेक्ट के बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।